हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। पॉलिटी की एक साल की खबरों का कंपाइलेशन आप पार्ट 1 देख चुके हैं। आज पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुए एक एनकाउंटर की खबर भी चर्चा में रही थी। एनकाउंटर को गैर न्यायिक हत्याएं कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को न्यायिक निर्णय या मामले की सुनवाई के बिना सरकारी अधिकारियों द्वारा मार दिया जाता है। उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहते हैं। इसे एनकाउंटर किलिंग के नाम से भी जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की संख्या में तकरीबन 5 गुने की वृद्धि हुई है। भारत में एनकाउंटर किलिंग को न तो कोई कानून परिभाषित करता है और न ही इसके लिए कोई भी कानून मौजूद है। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनमें एक नागरिक या सरकारी संस्था दूसरे व्यक्ति की जान ले सकती है। इस पर आईपीसी की धारा 100 कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान केवल तभी ले सकता है जब हमले के दौरान किसी की मौत हो जाती है या बहुत गंभीर चोट लगती है, या फिर हमला बलात्कार, अप्राकृतिक वासना को मिटाने या अपहरण के इरादे से किया गया हो, या हमला किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के इरादे से किया गया हो, जहां व्यक्ति अपने बचाव के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की मदद नहीं ले सकता। साथ ही संहिता राज्य के अधिकारियों को जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को केवल तभी मारने की अनुमति देता है जब मामला आत्मरक्षा का हो। इसके अलावा सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 भी एनकाउंटर किलिंग के खिलाफ पुलिस अधिकारियों की रक्षा करता है। इसकी धारा 46 आरोपी को गिरफ्तार करने या आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को किसी भी हद तक बल प्रयोग करने की अनुमति देती है। चलिए अगली खबर की चर्चा करें। 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता भी हुआ। समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दस्तखत किए। असम की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दस्तखत किए। असम और अरुणाचल प्रदेश आपस में करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इनके बीच का यह सीमा विवाद 1972 से जारी था। विवाद का कारण एक स्थानीय रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अरुणाचल प्रदेश से 3000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को असम में मिला दिया गया है, जबकि 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बने अरुणाचल प्रदेश ने इस क्षेत्र को लेकर तर्क दिया कि अरुणाचल का हिस्सा रहे इन इलाके को एक तरफा रूप से असम में मिला दिया गया है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई। समिति ने कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने की सिफारिश की, मगर असम ने इसका विरोध किया और 1989 में मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। मगर जुलाई 2022 में दोनों राज्यों ने विवाद को खत्म करने पर फिर से इच्छा जताई और नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नामसाई घोषणा से विवादित गांवों की संख्या 123 से घटकर 86 हो गई। बाकी बचे विवादित क्षेत्रों के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में 12 स्थानीय समितियों का गठन किया गया। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स के नाम से जाना जाता था। हालांकि आजादी के बाद 1954 में यह नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन गया। फिर 1972 में अरुणाचल प्रदेश बन गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। आगे चलकर 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। संविधान की नवी अनुसूची एक एवरग्रीन शेड्यूल है जो अक्सर खबरों में रहती है। एग्जाम के पॉइंट से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवी अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची को 1951 में संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे कृषि सुधार से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ले आया गया था। पहले संशोधन में ही इस अनुसूची में 13 कानून शामिल किए गए। वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं। हालांकि वास्तविक कुल संख्या 282 ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 प्रविष्टियों 87, 92 और 130 को इस सूची से हटा दिया गया है और एक नई प्रविष्टि 257 क को इसमें शामिल कर दिया गया है। साल 2007 में IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा का आधार कानून का संविधान की मूल संरचना
और अनुच्छेद 14, 19 और 21 से असंगत होना बताया। साथ में अदालत ने यह भी कहा कि यदि नवी अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है तो आगे इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 24 अप्रैल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम केस के लिए जाना जाता है। देश के लोकतंत्र को कायम रखने वाले इस मामले को 2023 में 50 साल पूरे हो गए हैं। 24 अप्रैल 1973 के दिन 13 जजों की बेंच ने एक लैंडमार्क केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला सुनाया था। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस का कंक्लूजन था, संसद भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत एक्विजिशन यानी अधिग्रहण कर लिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली। उन्होंने अनुच्छेद 25, 26, 14, 19, 1F और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। यह जुडिशरी द्वारा किया गया एक नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले से ओरिजिनेट हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि मूल संरचना के हिस्से हैं। चलिए आगे बढ़ें। अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक आर्टिकल लिखा, द कॉलेजियम सिस्टम हैज फेल्ड इंडिया। अब दो और स्टेटमेंट्स पर गौर करिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एफ नरीमन ने कहा, वी डू हैव आवर कॉलेजियम सिस्टम विच इज द वर्स्ट बट देन देयर इज नथिंग बेटर। वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है, रॉन्ग टू से कॉलेजियम सिस्टम लैक्स ट्रांसपेरेंसी। आए दिन हम कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हो रही बयानबाजी से रूबरू होते हैं। एग्जाम के लिहाज से जरूरी है कि हमें पता हो कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। यह भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के जरिए डेवलप हुई। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम न तो वैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक। दरअसल भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से डील करता है। इसी में यह बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करेंगे। ये कंसल्टेशन सीजेआई की नियुक्ति में ही लागू नहीं होगा। बस इसी आधार पर कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अलग अलग कॉलेजियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता उसके मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर वे नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से उपजा हुआ एक सिस्टम है। इस पर आपत्ति यह है कि जजेस की नियुक्ति जजेस ही करते हैं। किस बेस पर यह नियुक्ति होती है, इसमें भी पारदर्शिता नहीं है। इस सब से निपटने के लिए सरकार ने 2015 में एनजेएसी यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था, जिसका मकसद कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेना और न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित करना था। लेकिन कोर्ट ने एनजेएसी को रद्द कर दिया। आपके मुताबिक किस तरह की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। शिकायत में जयराम रमेश पर आरोप था कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लगातार और जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और उसकी निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। राज्यसभा के सभापति ने इस शिकायत को राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति को भेजा और कमेटी को मामले की आगे जांच करने को कहा था। विशेषाधिकार हनन सांसदों या संसद के किसी भी विशेषाधिकार का दुरुपयोग है।
मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों, अधिकारों और छूटों का अपमान करता है या उन पर हमला करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। विशेषाधिकार हनन के लिए सदन द्वारा सजा भी दी जा सकती है। यह संसदीय कानूनों के तहत दंडनीय है। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला अध्यक्ष द्वारा देखा जाता है, जबकि राज्यसभा में यह सभापति के द्वारा देखा जाता है। विशेषाधिकार हनन दो तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत जबकि दूसरा सामूहिक। आमतौर पर व्यक्तिगत वाले को विशेषाधिकार हनन कहते हैं, जबकि सामूहिक वाले को सदन की अवमानना कहते हैं। सदन की अवमानना में सदन के भीतर सरकार के मंत्री द्वारा कोई गलत जानकारी देना, कोई दस्तावेज संसद में रखे जाने से पहले ही प्रेस में प्रकाशित हो जाना और सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद से बाहर नीतिगत या निर्णयात्मक घोषणा करना आदि को शामिल किया जाता है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। अगर सदस्य को लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह सदस्य सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करता है। इस संबंध में अध्यक्ष या सभापति को लगता है कि प्रस्ताव तर्कसंगत है तो वह उसे सदन के विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजता है। विशेषाधिकार समिति सदन की स्थायी समिति होती है। इसका काम अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करती है और हो सकने वाली कार्यवाही की सिफारिश करती है। लोकसभा की इस समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा की इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। एक अन्य खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट में दी गई सूचना के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक अब पासपोर्ट में से बायोलॉजिकल फादर यानी जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है। दरअसल एक महिला ने इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि वह एक सिंगल पेरेंट हैं और उनके बच्चे के पिता ने अपने बेटे से पूरी तरह रिश्ता त्याग दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट मैनुअल 2020 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक किन्हीं परिस्थितियों में कम उम्र के बच्चे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के किसी भी मामले में परिस्थिति के हिसाब से ही राहत देने जैसा कोई कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि इस महिला की याचिका के विरुद्ध केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि केवल बिना शादीशुदा सिंगल पेरेंट की स्थिति में ही पासपोर्ट में से पिता का नाम हटाया जा सकता है, जबकि विवाहित माता पिता के मामले में पिता का नाम पासपोर्ट में होना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के मुताबिक पासपोर्ट जारी करना संघ सूची का विषय है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसका आवंटन करता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मणिपुर के एक मामले को लेकर अनुच्छेद 355 चर्चा में रहा। अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान के भाग 18 में मौजूद आपातकालीन प्रावधान का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल राज्य की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी हमले के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही केंद्र को यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी है कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चल रही है या फिर नहीं। अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार के पास संघ के कानूनों और विनियमों का पालन सही तरीके से करने के लिए किसी भी राज्य को निर्देश जारी करने की ताकत भी है, मगर इस ताकत पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। प्रतिबंध यह है कि निर्देश केवल तभी दिए जा सकते हैं जब राज्य तंत्र किसी केंद्रीय कानून या विनियम का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहा हो। साथ ही निर्देश तत्काल प्रकृति के होने चाहिए। राज्य तंत्र की विफलता को दूर करने के लिए जरूरी अवधि से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। इस तरह के निर्देश जारी करने से पहले राज्य सरकार को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इस शक्ति का उपयोग तब तक नहीं कर सकती जब तक कि राज्य तंत्र पूरी तरह से विफल न हो चुका हो। अनुच्छेद 355 किसी राज्य में किस अवधि तक लागू रहेगा, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। अनुच्छेद 355 को लागू करने में अगर किसी मौलिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। अप्रैल 2023 में ही असम सरकार ने ऐलान किया कि अगर संभव हुआ तो वह बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाएगी। समिति अध्ययन करेगी कि क्या राज्य के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना संभव है। इसके लिए समिति कानूनी पहलू के अलावा धार्मिक और व्यक्तिगत पहलू की भी जांच करेगी। समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937, संविधान का अनुच्छेद 25 और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी गौर करेगी। बहुविवाह ऐसी प्रथा है जिसमें एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शादियों में शामिल रहता है। आजादी के बाद भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए इसे गैरकानूनी बना दिया गया।
1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस प्रथा को अवैध घोषित किया जा चुका है। अधिनियम की धारा 5, 11 और 17 के जरिए 2 या 2 से अधिक शादियां अवैध और दंडनीय बना दी गई हैं। इसे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 के तहत भी गैरकानूनी बनाया गया। इस्लामिक कानून में बहुविवाह की प्रथा को अभी भी कानूनी मान्यता दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के तहत इसे मान्यता मिली हुई है। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को एक ही समय में अधिकतम 4 पत्नियां रखने की अनुमति है। पीसीआई यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। ये नोटिस एक रिपोर्टर की गिरफ्तारी और उसे पत्रकारिता की ड्यूटी करने से रोकने के लिए जारी की गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक संगठन है। इसे 1978 के प्रेस काउंसिल एक्ट के तहत स्थापित किया गया है। परिषद का पहली बार गठन संसद द्वारा 1966 में किया गया था। इसे पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर गठित किया गया था। हालांकि 1975 में आपातकाल के दौरान इस एक्ट को निरस्त और प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था। मौजूदा परिषद का काम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, लोगों की इच्छाओं का उच्च मानक तय करना और नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों के प्रति सही भावना बनाए रखना है। इसके अलावा यह प्रेस से या प्रेस के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर भी विचार करती है। परिषद सरकार सहित किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकती है या उसे फटकार लगा सकती है या उसकी निंदा कर सकती है। जरूरत पड़ने पर किसी संपादक या पत्रकार के आचरण को गलत ठहरा सकती है। परिषद के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिषद में अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है। इसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। अभी मौजूदा रिवाज के मुताबिक सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। वैसे तो परिषद के ज्यादातर सदस्य पत्रकार बिरादरी से होते हैं, मगर इनमें से 3 सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं, जबकि 5 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा से नामजद किए जाते हैं। इनमें राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 3 होते हैं। परिषद के संचालन के लिए इसे काफी मात्रा में सरकार से धन मिलता है। इसके बावजूद परिषद को काम करने की पूरी आजादी दी गई है। इसके सांविधिक दायित्वों पर सरकार का किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया था। ये पोर्टल इसरो के साथ मिलकर तैयार किया गया था। इस पोर्टल का मकसद जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की मॉनिटरिंग करना है। इस पोर्टल का मकसद पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। योजनाओं के तहत विकसित हुई अवसंरचना की जियो टैगिंग करना शामिल है। इस पोर्टल के जरिए योजना के तहत रिलीज हुए फंड की मॉनिटरिंग भी संभव है। साल 1993-94 से न्याय विभाग डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए न्यायिक अवसंरचना तैयार करने के लिए योजना को लागू करता है। योजना के तहत राज्य और संघ शासित प्रदेशों को केंद्र की तरफ से फंड मुहैया कराया जाता है। जून 2023 में राष्ट्रपति भवन में 75 पीवीटीजीज से संबंधित लोगों को बुलाया गया था। इस दौरान उन्हें जनजातीय मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से रूबरू कराया गया। एक अन्य खबर में भी पीवीटीजी चर्चा में रहे थे। केंद्र सरकार ने पीवीटीजीज के लिए एक नया सर्वे डिजाइन करने की बात की थी, जिससे पीवीटीजीज के लिए विशेष तौर पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जा सके। ये सर्वे देश के 22,000 गांवों में बसे 28 लाख पीवीटीजीज के लोगों पर किया जाना है। आइए अब समझते हैं कि पीवीटीजी क्या हैं। गृह मंत्रालय ने 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया है। पीवीटीजी 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में रहते हैं। गौरतलब है कि इस साल के बजट में प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का प्रस्ताव किया गया है। किसी जनजातीय समूह को पीवीटीजी घोषित करने के लिए 4 क्राइटेरिया घोषित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं तकनीक का पूर्व कृषि स्तर, कम साक्षरता दर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन और घटती जनसंख्या। पीवीटीजी समूहों की वल्नरेबिलिटी के चलते इन्हें विकास और सहायता की ज्यादा जरूरत होती है। ढेबर कमीशन की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने जनजातियों में से पीवीटीजी की पहचान की थी। दारुल उलूम देवबंद ने स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसके मुताबिक जो भी स्टूडेंट्स देवबंद इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं, उन्हें अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा को सीखने के लिए मना किया गया। ऐसा करने पर उन्हें कैंपस से निकाले जाने की धमकी दी गई थी।
इस पर एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा। इसमें देवबंद के एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी, जिसके मुताबिक इस तरह की धमकी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 17 का उल्लंघन करती है। धारा 17 में किसी भी बच्चे के फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट को प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित प्रसिद्ध मदरसा है। यहां से देवबंद मूवमेंट शुरू हुआ था। इसका गठन 1857 की क्रांति की विफलता के बाद किया गया था। इसका मकसद इस्लामिक संस्कृति की रक्षा करते हुए मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम करना था। आपको बता दें, एनसीपीसीआर का गठन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत किया गया। इससे शक्तियां और कार्य इस एक्ट के तहत सौंपे गए हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। वर्तमान में प्रियंक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस रवि सिन्हा को रॉ का चीफ नियुक्त किया गया। रॉ से मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रवि सिन्हा की नियुक्ति 2 सालों के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा की गई है। रॉ प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करती है। इसके हेड को कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना होता है, जो कि पीएम को रिपोर्ट करते हैं। रॉ भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राथमिक मकसद फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और आतंकवाद को रोकना है। रॉ भारत के नाभिकीय कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। रॉ को सीआईए के लाइंस पर डिजाइन किया गया है। इसका गठन साल 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। कुछ समय पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं। हम सब लोकतंत्र के इस त्योहार में अपना वोट देकर शामिल होते हैं। आपने कभी सोचा है, परदेश में रहने वाले भारतीय जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, वो अगर वोट देना चाहें तो क्या करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 के सेक्शन 20A में देश से बाहर रह रहे नागरिकों को वोट के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। जब भी हम हमारे देश से बाहर रह रहे भारतीयों के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने रईस लोगों की एक इमेज आती है, लेकिन देश से बाहर रह रहे सभी भारतीय पैसे वाले नहीं हैं। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पैसे खर्च करके देश नहीं आ सकते। इसी सिलसिले में एनआरआईज की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें एनआरआईज के लिए रिमोटली वोटिंग को अलाउ करने की मांग की गई थी। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि एनआरआईज के लिए रिमोटली वोटिंग कराने का प्रयास वो कर रही है। इसमें चुनाव प्रक्रिया को क्लीन रखने पर जोर दिया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक देश के सुदूर कोने में जाके सेवाएं देने वाले सैनिकों और अपनी मर्जी से विदेश में रहने का चुनाव करने में फर्क है। कोर्ट ने सैनिकों को पोस्टल बैलेट सुविधाएं देने को इस मामले से अलग रखने को कहा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि मजदूर वर्ग के जो लोग विदेश में रहकर काम करते हैं, उनके लिए केवल वोट कास्ट करने के लिए हवाई सफर करना मुनासिब नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से डिजिटल वोटिंग पर राय मांगी है। गौरतलब है कि सरकार ने इस मामले के मद्देनजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल भी पेश किया था। हालांकि 16वीं लोकसभा के साथ बिल भी डिसॉल्व हो गया। इस मामले में चुनाव आयोग का भी मानना है कि एनआरआईज को रिमोट वोटिंग का अधिकार देना चाहिए। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में हमें देश से बाहर रह रहे लोगों के लिए तकनीक आधारित वोटिंग व्यवस्था के विकल्प पर काम करना चाहिए। आयोग ने एनआरआईज के लिए वोटिंग के 2 ऑप्शन सजेस्ट किए हैं, ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और प्रॉक्सी वोटिंग। ETPBS में पोस्टल बैलेट को मतदाताओं तक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजा जाता है। फिर वोटर्स इलेक्ट्रॉनिक तौर पर प्राप्त मतपत्र को डाउनलोड करके अपना वोट पोस्ट कर सकते हैं या फिर इंडियन एम्बेसी में जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग में वोटर अपने स्थान पर किसी को वोट कास्ट करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। इसे रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग भी कहते हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 चुनाव से पहले सरकार इनमें से किसी भी विकल्प को एग्जीक्यूट कर पाती है या फिर नहीं। वर्तमान में भारत का एक नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश में नहीं रहता, उसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है, उसे पासपोर्ट में दिए गए पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग के लिए फिजिकली मौजूद होना होगा। एनआरआईज को वोटिंग राइट्स साल 2011 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में संशोधन करके दिए गए थे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है। इसके मद्देनजर कानून मंत्रालय ने देश के हाई कोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम्स यानी जस्टिस क्लॉक इंस्टॉल की हैं। NJDG यानी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के द्वारा तैयार किए गए डेटाबेस को जनता तक पहुंचाने के मकसद से ये जस्टिस क्लॉक इंस्टॉल की गई हैं।
इससे स्टेक होल्डर्स को कोर्ट्स के अहम मुद्दों की जानकारी और जनता को कोर्ट से संबंधित अहम डेटा का आई बर्ड व्यू मुहैया कराया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम लगभग 10x7 फीट आकार के हैं, जिसमें अदालतों के द्वारा मामलों के निपटान के बारे में जानकारी, अदालत परिसरों में दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के अलावा जनता को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और अन्य जानकारी प्रदान करना शामिल है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालयों में कुल 39 जस्टिस क्लॉक काम कर रहे हैं। एनजेडीजी इस साल एक और वजह से खबरों में रहा था। दरअसल एनजेडीजी एक नेशनल रिपोजिटरी है। इसमें देश भर के कोर्ट्स में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों का डेटा स्टोर किया जाता है। पहले इस पर देश भर के डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट्स के केसेस का रियल टाइम डेटा उपलब्ध था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के केसेस का डेटा भी मुहैया कराया जाएगा। कानून मंत्रालय ने टेली लॉ 2.0 इवेंट का भी आयोजन किया था। ये आयोजन टेली लॉ द्वारा 50 लाख के आंकड़े को टच करके मोमेंट को सेलिब्रेट करने के मकसद से किया गया था। यहाँ पर हमारे लिए 3 बातें समझना जरूरी है। टेली लॉ क्या है, करता क्या है, किसने लॉन्च किया है। टेली लॉ कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा साल 2017 में प्री लिटिगेशन स्टेज वाले मामलों के लिए लॉन्च किया गया था। प्री लिटिगेशन स्टेज से मतलब मुकदमेबाजी से पूर्व के फेज से है। टेली लॉ में सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों को विधिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉल के जरिए लोगों की बात लॉयर से कराई जाती है। यह अवसंरचना कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध होती है। आसान शब्दों में कुछ यूं समझिए कि आपका झगड़ा किसी XYZ नाम के व्यक्ति से हो गया। अब आपको कानूनी दावपेच की जानकारी नहीं है, तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर लॉयर्स के पैनल से विधिक सहायता ले सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। इसमें भी गरीब व्यक्तियों के लिए ये सर्विस फ्री है। बाकी लोग कुछ मामूली फीस के साथ इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट नॉट टू बी टाइड डाउन बाई कास्टिज्म। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा। हम राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार को डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 भाइयों ने याचिका दायर की। वे अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना था कि वे अपने हाई स्कूल और 12वीं के सर्टिफिकेट्स में अपने पिता के सरनेम में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वे अपने सरनेम के चलते जातिगत अत्याचार का सामना कर रहे हैं। भारत में जातिवाद की समस्या अपने आप में एक पूरा विषय है, जिस पर किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम के पॉइंट से हम आर्टिकल 21 से जुड़े सभी पहलुओं पर बात करेंगे। अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और भारत जैसे देशों में प्रचलित है, जहां पर संविधान की सर्वोच्चता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की। कोर्ट ने माना कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहना है। गरिमापूर्ण मानवीय जीवन के लिए जितने अधिकार जरूरी हैं, वे सभी जीवन के अधिकार में शामिल हैं। इस तरह जीवन का अधिकार एक कंपोजिट राइट यानी अधिकारों का समूह है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा है। जीवन का अधिकार मानवीय गरिमा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी दिया गया है। ये इतना अहम अधिकार है कि इसे इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। गुजरात के गांधीनगर में अर्बन 20 मेयरल समिट का आयोजन किया गया था। आपको पता होगा कि भारत ने इसी साल G20 की सालाना बैठक की अध्यक्षता की थी। अर्बन 20 मेयरल समिट G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित थी। इसका आयोजन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की मदद से किया था। इसमें G20 देशों के सिटी लीडर्स ने हिस्सा लिया। समिट में 6 थीम्स को प्राथमिकता दी गई। इन थीम्स में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना और शहरी नियोजन और शासन के लिए ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल हैं। आप जानते हैं कि साबरमती नदी के किनारे बसा गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। चंडीगढ़ के बाद ये भारत का दूसरा शहर है जिसे प्लान करके बसाया गया था। दरअसल 1960 में बंबई राज्य से विभाजित करके गुजरात का गठन हुआ था। तब इसकी राजधानी अहमदाबाद थी। बाद में अहमदाबाद की पॉपुलेशन डेंसिटी कम करने के मकसद से गांधीनगर को बसाया गया। गांधीनगर गुजरात की राजधानी साल 1965 में बना था। 2023 में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों ने लोकसभा में सरकार के सबसे मजबूत हथियार
अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग किया था। ये प्रस्ताव विपक्षी दल मणिपुर मुद्दे पर लेकर आए थे। संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब वह प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदन में बहुमत में हो। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस सामूहिक जिम्मेदारी की टेस्टिंग के लिए लोकसभा के नियमों में जिस मैकेनिज्म की बात की गई है उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। लोकसभा का कोई भी सांसद जिसे 50 सांसदों का समर्थन हासिल हो, किसी भी वक्त पर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आ सकता है। प्रस्ताव पर डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाती है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में 6 महीने बाद ही लाया जा सकता है, जब लोकसभा पिछले अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट कर चुकी हो। तो अगर लोकसभा ऐसे प्रस्ताव को पारित करती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, चाहे वे मंत्री राज्यसभा से सांसद हों। अगर अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास की बात करें तो पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ साल 1963 में आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा ले आया गया था। 2023 में द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 में संशोधन किया गया। यहां पर याद रखने वाली बात है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची का विषय है, मतलब ये कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर से डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट की शुरुआत हुई है। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इकलौता डॉक्यूमेंट होगा जिसे पासपोर्ट, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर एनरोलमेंट और विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। सेंट्रलाइज्ड डेटा से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी अपडेट किया जाएगा। राज्यों के लिए केंद्र के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म और मृत्यु के आंकड़े अपडेट करना अनिवार्य होगा। ये आंकड़े गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के साथ भी साझा किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इस मौके पर उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के मुद्दे पर एक अहम स्टेटमेंट जारी किया था, जिसके मुताबिक हिंदी का अन्य स्थानीय भाषाओं के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब सभी स्थानीय भाषाओं को अहमियत मिलेगी। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत 1976 में किया गया था। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इस समिति का मकसद है हिंदी का आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रयोग की समीक्षा करना, साथ ही हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रयोग करने की सिफारिश करना। संविधान में अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। आइए एक बार रिकॉल करते हैं। हिंदी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे हिंदी देश के सभी भागों में संवाद का माध्यम बन सके। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, केंद्र की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सरकार में गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। अगस्त 2023 में सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े जारी हुए। दरअसल सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश की गई जानकारी के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच OSA यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत 136 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। OSA 1923 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया एक औपनिवेशिक कानून है। इसे लॉर्ड कर्जन के काल में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 के नाम से लागू किया गया था। OSA 1923 ने इसी एक्ट को रिप्लेस किया था। साथ ही OSA 1923 को देश के प्रशासन के सिक्रेसी से जुड़े सभी मामलों पर लागू किया गया। ये एक्ट देश में लागू सूचना के अधिकार के साथ क्लैश करता है। दरअसल OSA में सीक्रेट को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसे में जब RTI के तहत कोई जानकारी मांगी जाती है तो उसे सीक्रेट बताकर देने से इनकार किया जा सकता है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड ARC के द्वारा इसे खत्म करने की सिफारिश की गई थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसके अलावा 2015 में NDA सरकार ने भी RTI एक्ट की लाइट में एक हाई लेवल पैनल का गठन किया। 2017 में इस पैनल ने रिपोर्ट भी सौंपी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कानून जासूसी, गुप्त जानकारी साझा करना, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी छिपाना, निषिद्ध या प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के साथ हस्तक्षेप को
दंडनीय अपराध बनाता है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 14 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यह कानून लोक सेवक और नागरिक दोनों पर लागू होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक समिति गठित की है। समिति को राइट टू रिपेयर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करना है। वैश्विक स्तर पर कई देशों जैसे यूएसए और यूके ने राइट टू रिपेयर को अपनाया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये पोर्टल ग्राहकों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, जिससे वे अपने उत्पादों के रिपेयरिंग के संबंध में जानकारी और मेंटेनेंस करा सकें। पोर्टल में 4 क्षेत्रों जैसे फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स को कवर किया गया है। फ्रेमवर्क को तैयार कराने का मकसद देश में बढ़ती हुई ई वेस्ट की चुनौती को कम करना है। साथ ही ग्राहकों को डिस्कार्ड एंड बाय न्यू के बजाय रिपेयर एंड रीयूज का विकल्प मुहैया कराना है। रिपेयर एंड रीयूज की संकल्पना सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देगी। ग्राहकों को एक ईज के साथ रीजनेबल कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कराने की सहूलियत रहेगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी रिपेयर के क्लॉज के कारण इससे रोजगार के सृजन की संभावना जताई जा रही है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पूरी तैयारी के दौरान जो सबसे जरूरी चीज है वो है पीवाईक्यूज, यानी पिछले सालों में यूपीएससी द्वारा पूछे गए सवालों पर पकड़। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ सवाल के आंसर को नहीं जानना, बल्कि उसकी पेरिफेरल नॉलेज को भी रेडी करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सवाल पर फोकस करेंगे, केवल उस प्रश्न को तैयार कर पाएंगे, तो हम आगे पूछे जाने वाले सवालों के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे। इसे कुछ यूं समझिए कि साल 2014 में सरकार ने ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया और साल 2014 में ही यूपीएससी ने शास्त्रीय भाषा पर सवाल पूछा। अब एज एस्पिरेंट हमें क्या करना होगा? लंबे वक्त से मराठी को शास्त्रीय भाषा के दर्जे की मांग उठ रही है। हमारी तैयारी में हमें यह पता होना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा को किन आधारों पर यह दर्जा दिया जाता है। अगली खबर में हम ऐसे ही किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। दरअसल ओडिशा की कैबिनेट ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कुई भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल होने से कांध जनजाति को कई तरह से फायदा पहुंचेगा। कांध या कोंध जनजाति ओडिशा की बड़ी जनजातियों में से एक है। 8वीं अनुसूची में इस भाषा को शामिल करने से इसके संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। कुई भाषा की लिपि ओडिया है। इसकी बोलियों में खोंडी और गुमसई शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल तौर पर इस अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। अन्य भाषाएं बाद में संशोधन के जरिए जोड़ी गई। गौरतलब है कि वर्तमान में किसी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करने के मकसद से 1996 में पहवा समिति और 2003 में सीताकांत मोहपात्रा समिति का गठन किया गया था। हालांकि अभी तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद सरकार वहां लगातार नए बिल लेकर आई है। ऐसा ही एक बिल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश हुआ था, जिस पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2023 में भी होने वाला था। हालांकि प्रशासन इसे रोकने में कामयाब रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 के जरिए सरकार ने पहाड़ी, गद्दा, ब्राह्मण और कोली समुदाय को जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात की थी। इसके अलावा वाल्मीकि समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात कही गई। इस पर जम्मू कश्मीर के गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों को ऐतराज है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये बिल अभी लोकसभा में पेंडिंग है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पीर पंजाल वैली में एक रैली के दौरान पहाड़ी समुदाय को एसटी की लिस्ट में शामिल करने की बात कही थी। पीर पंजाल वैली गुर्जर और बकरवाल समुदायों का भी रिहायशी इलाका है। उन्हें जम्मू कश्मीर में पहले से एसटी का दर्जा हासिल है। गुर्जर और बकरवाल एक नॉमेडिक ट्राइब यानी खानाबदोश समूह है। गुर्जर बकरवाल समुदाय ने संविधान में जनजातियों के हितों के लिए किए गए प्रावधानों को संरक्षित करने की बात कही है। संविधान में जनजातियों के संरक्षण के लिए एनसीएसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है। एनसीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के जरिए किया गया है। इस अनुच्छेद को संविधान में 89वें संशोधन अधिनियम 2003 से जोड़ा गया था।
इसके अलावा एक और अहम बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई है। द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल लोकसभा में दिसंबर 2022 में पेश किया गया था, जिसे बाद में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2023 में सौंपी। इसके बाद जुलाई 2023 में लोकसभा ने बिल पारित कर दिया। अगस्त 2023 में राज्यसभा से भी इसे पारित कर दिया गया है। यह बिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को संशोधित करता है। यह बिल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के गठन की बात करता है, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड्स के चुनावों को आयोजित और सुपरवाइज कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेयर रिडेम्पशन करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। साथ ही कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की बात कही गई है। यह फंड सिख मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल होगा। फंड की फाइनेंसिंग लाभ में चल रही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा की जाएगी। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर का विषय हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए साल 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। गौरतलब है कि यह संविधान संशोधन अधिनियम 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के जरिए संविधान में 3 प्रमुख बदलाव हुए। पहला, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके जरिए अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। दूसरा, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तीसरे बदलाव में संविधान में भाग 9(b) जोड़ा गया। इस भाग को सहकारी समितियां नाम दिया गया। इसमें 243(ZH) से लेकर 243(ZT) तक के अनुच्छेद शामिल हैं। बहरहाल जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 9(b) के एक हिस्से को रद्द कर दिया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब भाग 9(b) उन्हीं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू होगा जो एक से अधिक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में काम करती हैं। कोर्ट ने माना कि अब एक ही राज्य में काम करने वाली सहकारी समितियों पर भाग 9(b) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि पहले से राज्य सूची में शामिल होने के कारण ये राज्यों के अनन्य अधिकार है कि वे इन्हें शासित करने के लिए अपने कानून बनाएं। आपने कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को अपने NAAC सर्टिफिकेट्स को साउंड करते देखा होगा, जैसे A+ by NAAC। क्या आप जानते हैं कि ये A+ टैग यूनिवर्सिटीज को कौन देता है? NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल द्वारा ये टैग दिए जाते हैं। NAAC UGC के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। UGC के बारे में हमने आपको पॉलिटी के पार्ट 1 वीडियो में बताया था। खबर ये थी कि जी कन्नाबिरन को NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल का निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन देश की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता के स्तर पर समस्या बनी रहती है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में NAAC के गठन की बात कही गई थी। NAAC को साल 1994 में UGC के तहत एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर गठित किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एश्योरेंस को इंटीग्रल पार्ट यानी एकीकृत हिस्सा बनाना है। NAAC जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जरिए काम करता है। UGC के अध्यक्ष ही NAAC के जनरल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में UGC के अध्यक्ष पद पर M जगदीश कुमार हैं। संसद ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है। नए बिल के जरिए माइनिंग की गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है रिकॉनेसेंस यानी पैमाइश। इसमें खनिज संसाधनों से जुड़े प्राथमिक सर्वे को शामिल किया जाता है। और दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग। इसमें खनिज संसाधनों को लोकेट किया जाता है। वहीं तीसरी श्रेणी है माइनिंग। इसमें कमर्शियली खनिजों के उत्खनन को शामिल किया जाता है। नए बिल में देश में क्रिटिकल और डीप सीटेड खनिजों में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। बिल में 6 मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स की श्रेणी से हटाया गया है। इनमें बेरिल और बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम और जर्कोनियम शामिल हैं। गौरतलब है कि एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित होती है। अगली खबर में हम जिस बिल के बारे में बात करने वाले हैं वो बिल भले ही उतना अहम ना हो। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के बिल पर चर्चा की गई थी। द प्रिवेंशन ऑफ
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल ओकेजन्स बिल 2020 एक प्राइवेट मेंबर बिल था जिसे लोकसभा सांसद जसबीर सिंह गिल ने पेश किया था। इस बिल में शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या, डिशेज और दिए जाने वाले गिफ्ट अमाउंट को सीमित करने के प्रावधान किए गए हैं। बिल के जरिए देश में प्रचलित असाधारण शादियों की संस्कृति को खत्म करने की बात कही गई है। भारत में शादियों में होने वाला खर्च बहुत बड़े स्तर पर है। आंकड़ों की माने तो नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच आयोजित हुई शादियों में 4.25 ट्रिलियन रुपए खर्च किए गए थे। हमारे लिए यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जानना जरूरी है। प्राइवेट मेंबर बिल को गैर सरकारी विधेयक भी कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल संसद के ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। मंत्रियों द्वारा पेश बिल को गवर्नमेंट बिल कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल इस मामले में अहम है कि ये उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हैं जो गवर्नमेंट बिल्स में जगह नहीं बना पाते। अभी तक संसद में पेश केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स ही कानून बन सके हैं। इनमें से 6 प्राइवेट मेंबर बिल्स को साल 1956 में कानून के तौर पर मंजूरी मिली थी। आखिरी बार साल 1970 में किसी प्राइवेट मेंबर बिल को संसद से कानून के तौर पर मंजूरी दी गई थी। सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल 16वीं लोकसभा के दौरान 1114 पेश किए गए थे। गॉड्स ऑन कंट्री केरल को अब बहुत जल्द नए नाम केरलम के नाम से जाना जा सकता है। दरअसल केरल की असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित करके राज्य का नाम केरलम करने की मांग की है। उनका तर्क है कि केरलम मलयालम भाषा का शब्द है और राज्य के मलयाली लोग केरलम नाम से ही राज्य को कॉल करते हैं। वहीं अन्य भाषाओं में इसे केरल बोला जाता है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संसदीय अनुमति की जरूरत होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास किसी राज्य के नाम को बदलने की शक्ति है। अभी तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस पर अपनी कंसेंट दे दी है। आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रैगिंग का सामना किया है? अगर जवाब हाँ में है तो आपको मालूम होगा कि रैगिंग कई बार जानलेवा तक साबित हो सकती है। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से तकरीबन 25 विद्यार्थियों को सुसाइड करना पड़ा रैगिंग के कारण। रैगिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर परिभाषा दी है। दरअसल साल 2001 में विश्व जागृति मिशन ने रैगिंग के खिलाफ एक पीआईएल दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को शिक्षण संस्थानों में व्याप्त खतरा बताया था। कोर्ट के मुताबिक रैगिंग एक ऐसा व्यवहार है जिसमें किसी के साथ अशिष्ट या चिढ़ाने वाला बिहेव लिखकर या बोलकर या किसी अन्य तरीके से किया जाता है, जिससे छात्र या छात्रा के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव या उसके लिए कठिनाई पैदा हो। उसे किसी ऐसे काम को करने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है जो उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बने। रैगिंग सीनियर्स द्वारा सैडिस्टिक प्लेजर के लिए जूनियर्स के ऊपर अथॉरिटी या शक्ति का प्रदर्शन करने के मकसद से की जाती है। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रैगिंग का एक और मामला आया। इसके बाद आर.के. राघवन की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी गठित की गई थी। यहाँ हमें आर.के. राघवन कमेटी किससे संबंधित है ये याद रखना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों पर यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थाओं को संस्था के स्तर पर रैगिंग को रोकने के प्रावधान करने होंगे। संस्थाओं को एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करने के लिए भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति एंटी रैगिंग कमेटी के द्वारा दोषी पाया जाता है तो 24 घंटे के भीतर एफआईआर दायर करनी होती है। आपको बता दें, इंडियन पीनल कोड के तहत रैगिंग कोई विशिष्ट अपराध नहीं है। हालांकि आईपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत इसके लिए दंडित किया जा सकता है। बिहार में जातिगत जनगणना के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था। इसके मुताबिक सेंसस एक्ट 1948 के तहत केवल केंद्र सरकार ही जनगणना या उससे संबंधित कार्यों को अंजाम दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में साफ किया है कि केंद्र सरकार के अलावा कोई अन्य संस्था जनगणना या इससे संबंधित मामलों पर काम नहीं कर सकती। जनगणना हर एग्जाम के लिहाज से जरूरी टॉपिक है। जनगणना एक सांविधिक प्रक्रिया है जो कि सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत शासित होती है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में यूनियन लिस्ट की एंट्री 69 में जनगणना को मेंशन किया गया है। जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को नीतियां बनाने में मदद मिलती है। इससे जननांकिकी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर डेटा कलेक्ट होता है। भारत में हर 10 साल पर जनगणना कराने की जिम्मेदारी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास है। ये ऑफिस गृह मंत्रालय के तहत आता है। यहाँ पर हमें 3 बातें याद रखनी है। भारत में पहली बार जनगणना साल 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। वहीं नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत साल 1881 से हुई। मतलब
जिसके बाद हर 10 साल पर नियमित जनगणना होने लगी। 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हुई थी। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2014 में सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल कई मुद्दों में से एक मुद्दा था वन नेशन वन इलेक्शन। मैनिफेस्टो में शामिल कई वायदों को पूरा करने के बाद अब नजर वन नेशन वन इलेक्शन पर है। इसी मकसद से साल 2023 में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक पैनल गठित किया था। ये पैनल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इसके बाद विधि आयोग ने भी इस पैनल के सामने एक साथ चुनाव कराने के लिए एक रोड मैप पेश किया था। हम पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है। इस अवधारणा से मतलब है कि देश भर में लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में आयोजित करना। इफेक्टिवली इस बात का मतलब है कि एक वोटर सरकार के तीनों स्तरों के लिए एक ही दिन में वोट करेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा चाहती क्यों है। दरअसल देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने से प्रशासनिक तंत्र पर बोझ और वित्तीय खर्चा भी ज्यादा होता है। साथ ही नेता वर्ग चुनावी कार्यों में उलझे रहते हैं और लोक कल्याण के कामों में वक्त कम दे पाते हैं। इस मामले में विधि आयोग का मानना है कि एक साथ चुनाव करने से वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। दरअसल लोगों के लिए एक ही बार में वोट करना आसान होगा। सरकार भी प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी। चुनावी मोड होने के चलते नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं। साथ ही सिक्योरिटीज फोर्सेस पर बार बार चुनावी ड्यूटी का बोझ कम होगा। इन लाभों के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी हैं। इस अवधारणा को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी, जो कि बहुत आसान काम नहीं है। दूसरा, चुनाव एक साथ होने से क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर एक पेज पर होना मुश्किल हो जाएगा। विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध ही किया जा रहा है। इसके अलावा भारत जैसे देश में जहां सरकार का तीसरा स्तर आकार में बहुत बड़ा है, वहां तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव कराना लगभग असंभव है। अगर असंभव नहीं तो कम से कम बहुत ज्यादा कठिन है। साथ ही पंचायतों के चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं और ये प्राथमिक तौर पर राज्यों का काम है। ऐसे में तीनों स्तरों के चुनावों को सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल है। साल 2023 कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा। भारतीय संसद को नया घर नए संसद भवन के तौर पर हासिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। यदि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद देश को दिशा दी है, तो नया संसद भवन देश के आत्मनिर्भर भारत बनने का साक्षी बनेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ नए संसद भवन में लोकसभा में पहला विधेयक महिला आरक्षण पर पेश किया गया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। इसे द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के तौर पर पेश किया गया था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार के मुताबिक इससे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण में बढ़ेगी। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। बिल में लोकसभा, राज्य विधानमंडलों में विधानसभा और दिल्ली असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट्स पर भी लागू होगा। ये रिजर्वेशन 15 सालों के लिए प्रस्तावित किया गया है। रिजर्वेशन परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। परिसीमन का काम 2026 में शुरू हो सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत 14.36% है। ये आंकड़ा भारत के इतिहास में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी को दिखाता है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले भारत को अभी एक लंबा सफर तय करना है। कई राज्यों की विधानसभाओं में तो महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। देश की राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने का ये इतिहास तकरीबन 27 साल पुराना है। पहली बार संसद और राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बिल साल 1996 में HD देवेगौड़ा सरकार के समय पेश किया गया था। तब से लेकर लगभग हर सरकार ने ऐसे प्रयास किए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते सभी दलों के बीच सहमति नहीं हो सकी। साल 2010 में यूपीए सरकार राज्यसभा से बिल पास कराने में सफल रही थी, हालांकि लोकसभा में यह आगे नहीं बढ़ सका था। आपको बता दें कि साल 1987 में राजीव गांधी सरकार के समय मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 to 2000 पेश किया था। इस समिति की 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल था। इन सिफारिशों के आधार पर ही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए महिलाओं को स्थानीय निकायों में 1/3 सीट्स पर आरक्षण दिया गया था। वर्तमान में तकरीबन 20 से ज्यादा राज्यों में लोकल बॉडीज में महिलाओं को 50% आरक्षण हासिल है।
पिछले कुछ वक्त से यूपीएससी के सवालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है। अब संवैधानिक संस्थाओं के अलावा सांविधिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछने का चलन बढ़ा है। ऐसी ही एक संस्था है क्षत्रिय परिषदें। इस साल उत्तरी क्षत्रिय परिषद की बैठक भी आयोजित की गई थी। क्षत्रिय परिषदें सांविधिक संस्थाएं होती हैं। इनका गठन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया है। इस एक्ट ने पूरे देश को 5 जोन्स में बांटा है। इसके तहत पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी परिषद बनाई गई हैं। इन परिषदों के गठन में देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी और संचार व्यवस्था, सांस्कृतिक और भाषाई समानता जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। इनमें केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री, क्षत्रिय परिषद में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, हर जोन में शामिल राज्यों से 2 अन्य मंत्री और जोन में शामिल संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी जोनल काउंसिल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता। इनमें नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य, संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, संबंधित राज्य सरकारों के डेवलपमेंट कमिश्नर इत्यादि शामिल हैं। क्षत्रिय परिषदों का मकसद राज्यों के बीच में सहयोग और कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। आपको बताना है कि क्षत्रिय परिषदों के गठन का विचार किसके द्वारा दिया गया था। नवंबर 2023 में बिहार ने अपनी सालों पुरानी मांग को एक बार फिर से दोहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का अनुरोध किया गया। बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की मांग के पीछे मुख्यमंत्री ने तर्क भी दिए हैं। मसलन, राज्य सरकार द्वारा लोगों के हित में बनाई गई योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर केंद्र सरकार द्वारा बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो बिहार सरकार द्वारा इन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल आसानी से हो सकेगा। हम समझेंगे यहाँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या SCS क्या होता है और क्यों राज्यों के बीच इसे हासिल करने की होड़ लगी रहती है। SCS केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया राज्यों का एक वर्गीकरण है। ऐसे राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए केंद्र के द्वारा सहायता दी जाती है। यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड कहीं कोई भी प्रावधान नहीं है। एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि यूपीएससी अब सवालों में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देती है जिसमें आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये बात संविधान में लिखी हुई है या सिर्फ परंपरा के तौर पर विकसित हुई है या सरकारों ने कुछ नियम बनाकर प्रस्तावित किए हैं। कुछ चीजें राजव्यवस्था में इस तरह से शामिल हैं कि लगेगा कि संविधान में मेंशन होगा, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, मूल ढांचे का सिद्धांत, ये सब संविधान में मेंशन नहीं है। SCS का वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। अब सवाल है कि किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स गाडगिल फॉर्मूला पर आधारित हैं। इसके तहत ऐसे राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है जहां पहाड़ी इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा निवास करता हो, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता हो और आर्थिक और बुनियादी ढांचा पिछड़ापन वाला हो। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। केंद्र सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में या तो 60% या फिर 75% दिया जाता है। खास बात यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर में खर्च न किया गया पैसा यहां लैप्स नहीं होता और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट कर में भी अच्छी खासी रियायतें मिलती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कुल बजट का 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को जाता है। अब सवाल है कि सरकारें बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने में पीछे क्यों हटती हैं। दरअसल इस दर्जे के लिए पहली शर्त है हिली टेरेन, जो कि बिहार पूरा नहीं करता। बिहार एक मैदानी इलाका है। जब किसी राज्य में हिली टेरेन होता है तो अवसंरचना का विकास मुश्किल होता है, जैसे उत्तर पूर्व के राज्य। हालांकि 2013 में रघुराम राजन की अध्यक्षता में बनी समिति ने बिहार को लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में रखा था। साथ ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्थान पर एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को लाने की बात कही थी, जिसके आधार पर फंड एलोकेट किया जा सके। 2023 में राज्यव्यवस्था के लिहाज से एक और अहम खबर आई थी, 16वें वित्त आयोग का गठन। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। हालांकि आयोग के सदस्यों की घोषणा अलग से की जाएगी। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगा। 16वें वित्त आयोग के लिए जीएसटी काउंसिल यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन एक स्थायी संवैधानिक संस्था के तौर पर किया गया है। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के जरिए जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया।
इसी प्रक्रिया को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल द्वारा टैक्स रेट में बदलाव का असर आयोग द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए किए गए रेवेन्यू कैलकुलेशंस पर होगा। इसके अलावा आयोग को फाइनेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव को रिव्यू करना होगा। इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत शुरू किया गया है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। इसे हर 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका काम केंद्र और राज्यों के बीच कुल कर के विभाजन के बारे में सिफारिश करना होता है। राज्यों को दी जाने वाली अनुदान और सहायता के बारे में भी इसके द्वारा सिफारिश की जाती है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं। सरकार के ऊपर इन सिफारिशों को लागू करने की बाध्यता नहीं है। वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद संतुलन में भूमिका निभाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में 5 सालों के लिए किया गया था। इसकी सिफारिशें 2020-21 से लागू की जानी थी। साल 2019 में आयोग को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। साथ ही आयोग के कार्यकाल को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। इससे पहले नवे वित्त आयोग को 6 साल का कार्यकाल दिया गया था। और अंत में एक जरूरी टॉपिक जो वैसे तो करंट से डायरेक्टली नहीं जुड़ता, लेकिन इस पर और इसके इर्द गिर्द सवाल खूब पूछे जाते हैं, वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले एक बार प्रस्तावना के शब्दों पर गौर करिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अमेरिका ने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। भारत ने भी प्रस्तावना में अमेरिका को फॉलो किया है। प्रस्तावना बड़े स्तर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। प्रस्तावना 4 मूल तत्वों की बात करता है। पहला, प्रस्तावना संविधान के अधिकार का स्रोत है। प्रस्तावना के मुताबिक संविधान भारत के लोगों से शक्ति हासिल करता है। दूसरी, प्रस्तावना भारत की प्रकृति बताता है। यह बताता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। तीसरा, संविधान के मकसद के बारे में बताता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान का मकसद है। चौथे तत्व में संविधान के लागू होने की तिथि बताई गई है। अब नजर डालते हैं प्रस्तावना के उन शब्दों पर जिनका अर्थ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम भारत के लोग से मतलब है कि संविधान भारत के लोगों ने खुद को सौंपा है। इसे लागू भी भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। संप्रभुता का अर्थ है लोगों के पास आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति है। देश की सरकार को कोई बाहरी शक्ति इस मसले पर आदेश नहीं दे सकती। इसमें डिजिटल संप्रभुता को भी शामिल किया जाता है। समाजवादी का अर्थ है संपत्ति को सामाजिक तौर पर सृजित किया जाता है, इसलिए समाज में इसका विभाजन बराबर स्तर पर होना चाहिए। सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास करने चाहिए। पंथ निरपेक्ष से मतलब है कि राज्य यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की इजाजत होती है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों के पास राजनीतिक अधिकार होते हैं, वे अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं। गणतंत्र की बात करें तो एक गणतंत्र में राज्य के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक संप्रभुता एक सम्राट के बजाय लोगों में निहित है। गौरतलब है कि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, लेकिन एक गणतंत्र नहीं है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के 3 अलग अलग रूप हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है संविधान समान सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाना चाहता है। आर्थिक न्याय का मतलब है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच धन का समान वितरण, ताकि धन कुछ हाथों में केंद्रित ना हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रत्येक वोट के लिए समान मूल्य की बात करता है। स्वतंत्रता से मतलब है कि नागरिक क्या सोचते हैं, उनके एक्सप्रेशन पर तर्क संगत प्रतिबंध ही लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को शामिल करता है। सभी की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि उचित प्रतिबंध हो। यहाँ इस कथन पर गौर करना जरूरी है, यदि कोई कानून नहीं है तो कोई
स्वतंत्रता नहीं है। समता से मतलब है कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति ही समता है। बंधुत्व से मतलब है कि संविधान देश के नागरिकों को एक परिवार की तरह ट्रीट करने की बात करता है। किसी भी नागरिक को देश के दूसरे नागरिक को कमतर नहीं मानना चाहिए। बंधुत्व से दो बातें सुनिश्चित होती हैं, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। गौरतलब है कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब एक नजर प्रस्तावना से जुड़े मामलों पर। बेरूबाड़ी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, साथ ही कहा कि इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और कहा कि इसे संशोधित किया जा सकता है। हालांकि संविधान के आधारभूत ढांचे के तहत इसकी भी मूलभूत विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। अभी तक संविधान के प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के जरिए संशोधित किया गया है। LIC बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, लेकिन संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लगी होगी। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने इसे 2 हिस्सों में कवर किया है और ये 2023 के पूरे साल में पॉलिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थीं उनका एक कंपाइलेशन था। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।